हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आरओ और एआरओ के लिए एंशंट इंडिया की हिस्ट्री की क्लासेस। आज अपन ने बिगिन किया है एंशंट इंडिया की मैराथन क्लासेस, जहां आज के पूरे दिन में अपन पूरी की पूरी एंशंट इंडिया को वाइंड अप करेंगे। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मैराथन डे, जहां पर आ, अपन ने स्टार्ट किया था बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड से, जो कि ओल्ड स्टोन एज था, से कवर अप करके वी हैव रीच्ड टिल द वैदिक पीरियड। In this period we saw that कुछ डेवलपमेंट्स हुए जो कि बड़े सिविलाइजेशन की ओर हमें फाइनली ले आउट करते हैं, जिसमें में से फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था वो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, जो इंसान खुद सीख गया। ये दोनों हुए नियोलिथिक पीरियड में, और इसी की वजह से बाय द टाइम चाल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो सेटलमेंट की वजह से बड़े लेवल पर सिविलाइजेशन डेवलप हो गए, जो कि हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉर्म में। एंड देन इन द वैदिक पीरियड, पर्टिकुलरली इन द लेटर वैदिक पीरियड, क्या हुआ? आयरन की डिस्कवरी हुई, और आयरन की डिस्कवरी के बाद हुआ क्या? बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम सेटअप हो गए, बिकॉज आयरन की वजह से जो फॉरेस्ट है बहुत तेजी से कटिंग हो गए। इसके अलावा प्लॉविंग की भी जो स्पीड थी बढ़ गई। नाउ ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स लेड टू बहुत ही बड़े बड़े किंगडम्स, जिसे कहा जाता है महाजनपदास। और इसी महाजनपदास जब अपन पढ़ेंगे तो इंडिया की वेल्थ यहां पर बढ़ते जाती है, बहुत बड़े बड़े किंगडम सेटअप होते हैं। और उसी समय आप देखोगे वन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स अलेक्जेंडर इंडिया के समय इन्वेड किए थे। वो इंडिया के रिचेस से अट्रैक्ट होकर इंडिया को अटैक किए थे। तो इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? सो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है, कब इन्वेड किया था? तो 326 बीसी में इन्होंने इन्वेड किया था। अब हुआ ये था सिनेरियो कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही बड़े इन्वेडर थे जो ग्रीस के मैसिडोनिया स्टेट से बिलोंग करते थे। अब एज सुन एज जब उन्होंने अटैक किया तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक क्या हुआ था, इनका जो एक्सटेंड था वो पहुंच चुका था। और यहां पर एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ था, जिसे बैटल ऑफ हाइडापिस कहते हैं। यहां पर जो हुआ था, अलेक्जेंडर की आर्मी एक इंडियन रूलर के साथ, जो कि पोरस नाम से थे, उनके साथ युद्ध हुआ। हाइडापेस यानी कि रिवर झेलम को ग्रीस में हाइडापेस कहा गया है। झेलम के बैंक्स में ये वॉर हुआ, इसी वजह से ये बैटल ऑफ हाइडापेस कहा जाता है। हुआ ये सिनेरियो था कि अलेक्जेंडर बहुत ही सारे लोगों के साथ जीत गए थे, बट पोरस ने उन्हें बहुत वीरतापूर्वक सामना किया था। और इसी से भले ही फाइनली पोरस हार गए थे, बट इसके कारण क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने उन्हें अप्रिशिएट किया, और बाद में जब वो रिटर्न कर रहे थे पोरस को उनकी टेरिटरी लौटा दी। दिस वाज अ सिनेरियो। और अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन के कारण हुआ क्या कि फाइनली माहौल ऐसा बन चुका था कि अब एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ इंडिया को रूल नहीं कर सकता था। इसी वजह से आप देखोगे एक बड़ा सा एम्पायर डेवलप होगा, जहां से आप देखोगे इन द फॉर्म ऑफ, अपन देखेंगे जब अपन मगध पढ़ेंगे तो मगध में एक बहुत ही बड़ा किंगडम जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यन एम्पायर के रूप में आया, जो ना सिर्फ पूरा का पूरा इंडिया का सदर्न पोर्ट्स को छोड़ के, बल्कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरियाज को भी ये एनकम्पास करता है। दिस इज द बेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बड़े बड़े किंगडम जो राइज करे थे, अपन उसमें बात करते हैं। इन दैट देयर वेर 16 सबसे बड़े किंगडम्स जो सेटअप हुए थे। दिस वेर कॉल्ड एज महाजनपदास। ये बड़े इसलिए किंगडम्स इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया था, इनके राजा थे, और राजा के अपनी प्रजा थी। एक पूरा का पूरा जैसे किंगडम होता है उस तरीके का सेटअप हुआ था। इस 16 महाजनपदास में दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन देखे गए थे। एक होता था रिपब्लिक और दूसरा होता था मोनार्कियल। रिपब्लिक यानी कि यहाँ के जो लीडर थे, जो किंग थे, वो क्या किए गए थे? एक तरीके से इलेक्ट किए जाते थे। और मोनार्कियल यानी कि बिल्कुल हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो राजा था उसका बेटा आगे बनता था और उसी तरीके से कंटिन्यू होता था। और इसी रिपब्लिक फॉर्म की वजह से कई बार कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, नॉर्मली अपन किसका नाम देखते हैं? डेमोक्रेसी में आता है ग्रीस का नाम। बट इसी बेसिस में बहुत बार इंडियन हिस्टोरियंस, इंडियन लीडर्स, जैसे कि मोदी जी ने भी क्लेम किया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे महाजनपदास डेमोक्रेटिक, जो बेसिक प्राइमोडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी उसे शो करते थे। वो इसी के आधार पर कहते थे कि जो रिपब्लिक्स हैं उनके जो लीडर्स थे वो इलेक्ट होते थे महाजनपदास पीरियड में।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वॉज अ रिपब्लिक। अगेन त्रिपुरा टेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिपब्लिक थे। अवंती, कोशाल, मगध, ये जो सारे हैं, सारे के सारे जो थे ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां शो करते थे। ये कोई भी महाजनपदा ऐसे नहीं थे जहां पर इलेक्शन होता था। इलेक्शन के लिए जो छोटे छोटे महाजनपदास थे जहां पर सेलेक्ट किया जाता था वो नॉर्मली क्या थे, छोटे किंगडम्स थे। ये सारे के सारे बड़े हैं। व्हेन विल सी महाजनपदास यू विल कम टू नो। तो आपको ध्यान रखना है वो रिपब्लिकन महाजनपदास के नाम आप ध्यान रख लीजिए, जैसे कि कुरु, वाजी, मल, कंबोजा। ये जो चार हैं इनके नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर इलेक्शन के माध्यम से इनके किंग को सेलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी महाजनपदास वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपदास ऑफ इंडिया। तो टोटल महाजनपदास जो थे 16, उसमें में से अपन देखेंगे तो 8 यानी कि आधे जो महाजनपदास थे वो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में थे। देखते हैं अपन मैप को और मैप के जरिए अपन समझेंगे। तो कैन यू सी दैट ये करीब करीब ये जो है ये इस तरीके का है, यानी कि इंडिया की प्रेजेंट जो टेरिटरी है उससे भी बाहर दो महाजनपदास थे, कंबुजा एंड गांधार। अफपाक रीजन अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में है। उसके बाद इन द एक्सट्रीम ईस्ट यू विल सी दैट अंग, वृज्जी, ये दो थे, और नीचे आएगा मगध। मगध यानी कि प्रेजेंट डे आप ध्यान रखोगे जो बिहार का एरिया है वो ब्रॉडरली एक बड़े सेंस में प्रेजेंट डे बिहार आएगा। हालांकि थोड़ा सा रीजन क्योंकि टेरिटोरियल एनेक्सेशन सिस्टम चलता था तो अलग अलग राजाओं के समय आप देखोगे मगध की टेरिटरी चेंज होते रही हैं, बट प्रेजेंट डे बिहार आप मोटा मोटा मान सकते हो ये। इसके अलावा कैन यू सी दैट इन द अदर रीजन्स यू विल सी मत्स्य रीजन, अवंती, क्षेत्या, इसके बाद वत्स। नाउ ऑल ऑफ दिस कैन यू सी दैट दीज किंगडम्स जो मेजरली नॉर्थ अंदन प्लेन्स में है वो क्या है, चाहे काशी हो, मल हो, कोशाल, पंचाल, कुरु, शौरसेना, इवन वत्स, इसके पार्ट जो है उत्तर प्रदेश में लाई करेगा। एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको कि कौन से किंगडम्स हैं, उनके अप्रॉक्स लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इवन हिस्टोरियंस भी डाउट करते हैं और समय के साथ चेंज होते रह रही है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सदर्न मोस्ट रहेंगी वो अवंती और क्षेत्या में रहेगी। अवंती को सदर्न मोस्ट माना जाता है। इंडिया के बाहर कंबोजा और गांधार रहेगी। ईस्टर्न मोस्ट में मगध और उसके आसपास दो ट्रिब्यूटरी जो अंग और वृज है। ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इन सारे महाजनपदास में एक महाजनपदा जो कि मगध है ये पूरा का पूरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्ज आउट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे कारण सूटेबल थे। जैसे सबसे पहले इसकी जो पोजीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, गैंगेटिक वैलीज के सिचुएटेड में थी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह देखी गई थी। इसके अलावा जो इनका कैपिटल था राजगीर, ये जो सिचुएटेड था एक लोकेशन में ऐसे सिचुएटेड था जो पहाड़ों के आसपास सराउंडेड था। तो ये एक नेचुरल फोर्ट की तरह काम करता था, एक किले की तरह। यहाँ जो पूरी मिट्टी थी बहुत ही अच्छी मिट्टी बनी थी। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने देखा था कि जब तक सॉइल अच्छी नहीं होगी, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, एक बड़े सिविलाइजेशन का निर्माण होता है। तो कभी भी बड़ा सिविलाइजेशन होना चाहिए तो उसके लिए सेटल्ड एग्रीकल्चर, अच्छा फूड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मिनरल जो थे आसपास थे, आयरन, कॉपर, ये सब सिचुएटेड थे। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे कि बिंबिसार और अजात शत्रु थे, वो मगध उनसे गिफ्टेड था। इसी की वजह से आप देखोगे सारे के सारे महाजनपदास में से मगध एक ऐसा था जो ऑल इंडिया लेवल पर बड़ी बड़ी डायनेस्टी को इमर्ज आउट किया, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो अपन मगध के रूलर की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिंबिसार। टाइम पीरियड देख लीजिए 543 बीसी से लेकर 490 के आसपास तक है। रफ टाइम पीरियड ध्यान रखना है, यानी कि 543 के आसपास से का टेन्योर है। अब ये एक ऐसे पर्सन थे जो पहली बार एक स्टैंडिंग आर्मी जिन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि एक बड़ी सी सेना थी इनके पास जिसे ये पे करते थे। और बेसिकली क्या था कि इसी वजह से इन्होंने जो अपनी पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर ली और धीरे धीरे मगध यहां से आप देखोगे बिंबिसार के टेन्योर से बढ़ते चले जाएगा। नाउ बिंबिसार अंडर हुम मगध इमर्ज एज अ मेजर टेरिटोरियल पावर इन द 6th century BC belong to
कौन से डायनेस्टी में बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे हर्यंक डायनेस्टी में। अब हर्यंक डायनेस्टी में आप देखोगे बिंबिसार हैं, इनके पुत्र जो हैं अजातशत्रु हैं, वो भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उड़ायन, ये तीन लोग जो हैं हरणक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप देखोगे इनका जो अर्ली कैपिटल था वो गिरिविराज था, एंड फाइनली उसके बाद राजगृह इनका कैपिटल हुआ, और इन द लेटर फेसेस अपन देखेंगे राजगृह से कैपिटल शिफ्ट होके पटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट हो गया, यानी कि मॉडर्न डे पटना बिकेम द लेटर कैपिटल। नॉर्मली जो कैपिटल राजगृह और पटलिपुत्र आपको बुक्स में मिलता है, लेकिन पहला कैपिटल गिरिविराज भी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं इन्हीं के पुत्र जो हैं अजातशत्रु, इन्होंने फिर लेटर पार्ट में इन्होंने अपना जो पावर सिक्योर कर लिया। ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि कभी भी किसी किंगडम का जब एनेक्सेशन होता है या उसका पावर बढ़ता है, तो एक बात आप समझिएगा, उसे जो अपने दुश्मनों को या तो खत्म करना पड़ता है, उसे अपने अंदर लेना पड़ेगा, या तो अपने मित्रों को बढ़ाना पड़ता है। मित्रों को बढ़ाने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका जो होता है वो होता है उसे अपना रिलेटिव बना लो। तो आप देखोगे इन द एंशिएंट एंड द मेडिवल पीरियड बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रथा है जहां पर आसपास के किंगडम्स के क्या किया जाता है, मैट्रिमोनियल यानी कि शादी कर ली जाती है, एक अलायंस बना लिया जाता है। ऐसा ही कुछ आप देखोगे बिंबिसार ने भी किया, अजातशत्रु ने भी लिच्छावीस के साथ ऐसा ही किया। लिच्छावीस वही है, अपन ने याद कीजिए कंप्लीट किया था लिच्छावीस और शाक्या क्लैन को, जहां से जैन और बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। तो दोनों हैं। अब ये जो अजातशत्रु हैं, ये जो बुद्धा हैं और जैन हैं, दोनों के दोनों यानी महावीर और बुद्धा दोनों के कंटेम्पररी थे, उन्हीं के समय में आए थे, और दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म बोलते हैं कि अजातशत्रु उनके फॉलोअर थे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अजातशत्रु। आई थिंक दिस इज बीपीएससी का क्वेश्चन, बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। हिज नेम वाज कुर्णिका। अब देखो दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, काफी टफ क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा था, तब जाके आंसर कर पाया था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने देखा तीन रूलर्स थे, बिंबिसार, देन अजातशत्रु एंड उड़ायन, ये तीन मेजर थे। तो दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग। अब ये क्वेश्चन के भले ही बाकी सारे ऑप्शंस आप देखोगे थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, बट दिस इज वेरी इजी, एंड इफ यू लुक इनटू द ऑप्शन 1, 3 and 4 आर गेटिंग रॉन्ग। सो सीधा सीधा केवल इस ऑप्शन के क्रॉस होने से आप सही आंसर पर निकल सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक। नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर राजगृह अंडर हिज रिजीम। ये स्टेटमेंट सही है, अपन ने बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा है, राजगृह में सबसे पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये काउंसिल कब हुई थी? जब बुद्धा की डेथ हुई थी इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ था, ये पहली काउंसिल अजातशत्रु के टेन्योर में की गई थी। ही इंटीग्रेटेड लिच्छावी किंगडम इनटू मगध, ये बात भी सही है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जब ये डायनेस्टी खत्म हुई हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद एक डायनेस्टी आई शैशुनाग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है फाइनली वो आती है नंदास। अब नंदास को क्या हुआ, जब फाइनली नंदास को अपन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य इनको ओवरटेक करते हैं, इनको ओवरथ्रो कर देते हैं, और आखिरी जो नंदा थे उनका मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी किंगडम का स्थापनिश होता है जो सबसे पहली बार पूरे इंडिया को यूनिफाई करता है इन द फॉर्म ऑफ मौर्यन किंगडम। तो यहां पर क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है महापद्म नंदा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लंबे समय तक रूल किए। इन्हीं की वजह से क्या हुआ, जो मगध का पावर और ज्यादा आप देखोगे बढ़ते गया। बट इनके जब भी देखो होता क्या है, जब भी कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम रूलर आता है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे मौर्यास में अपन देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थे अशोका, इसके पहले अपन ने देखा यहां पर महापद्म नंदा। तो जब एक बहुत ही पावरफुल लीडर आता है ना, तो वो अपने नीचे अदर लीडर्स को ग्रो नहीं करने देता है। इसी वजह से जब एक बहुत पावरफुल लीडर की डेथ होती है तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैक्यूम बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ महापद्म नंदा के केस में भी, जब उनकी डेथ हुई तो कोई भी एबल एफिशिएंट लीडर नहीं बना था। इसके बाद क्या हुआ, पतन होने लग गया। फाइनली फिर क्या हुआ,
धननंदा एक लास्ट रूलर आए। ये क्या हुआ, ये अपना रूल दिखाने के लिए बहुत ही हाई रेट ऑफ टैक्सेशन इंपोज करने लग गए, जिससे कि लोग रिवॉल्ट पर उतर गए। और इसी रिवॉल्ट का फायदा उठा के क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक साथी जो कि कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्ता के नाम से भी अपन जानते हैं, इसके साथ मिलकर इन्हें क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और यहां से स्थापना होती है मौर्यन किंगडम की। नाउ द नंदा डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय हुम, अगेन एमपी टेट का क्वेश्चन है। सो किसके द्वारा, तो अभी अपन ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी मदद से, कौटिल्य, जिसकी कूटनीति अभी तक प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम से अर्थशास्त्र बुक भी लिखी गई है। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कौटिल्य की कूटनीति के बारे में बात की थी, और यह इन दोनों ने मिलकर आखिरी जो नंदा के रूलर थे धननंदा का मर्डर करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। तो दिस इज द बेसिक्स। अब जो नंदा डायनेस्टी है, ध्यान रखिएगा, ये माना जाता है एक लो कास्ट डायनेस्टी थी, यानी कि पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो ब्राह्मण या क्षत्रिय से नहीं है। मौर्यन डायनेस्टी भी यदि माना जाता है, मौर्यंस भी लो बैकग्राउंड से थे, और यहां से आप देखोगे जो एक तरीके से जो रूल स्टैब्लिश हुआ, जो सबसे जो ज्यादा पावरफुल रहेगा ना वो नेता बनेगा, ये पहली बार यहां पर देखा गया। अब देखो, अभी अपन ने देखा था अलेक्जेंडर का इन्वेशन। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया तो क्या हुआ, इसी समय जब बेसिकली जब यहां पर नंदा का टेन्योर चल रहा था, उसी समय अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था। और उस समय एक सिचुएशन क्या हुई कि बेसिक बैटल्स हुए। नॉर्थ इंडिया को समझ में आ गया कि यदि एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर कोई भी फॉरेन इन्वेडर हम पर अटैक करता है, तो द नॉर्थ इंडिया विल फॉल अंडर द क्रम्बल्स, यानी कि टूट जाएगी एक हाउस ऑफ कार्ड्स की वजह से। और इसी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया को जरूरत हुई कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की जरूरत होनी चाहिए। और इसी वजह से आप देखोगे कि एक बहुत ही जो मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने इस पूरी प्रॉब्लम को समझा और एक एम्पायर की स्थापना की। इसके अलावा यदि आप देखोगे, अलेक्जेंडर कहां से थे, ग्रीस से थे। इसी वजह से जब एक बार अलेक्जेंडर इंडिया तक आ गए, तो आप देखोगे इंडिया और ग्रीस का संबंध यहां से चालू हो गया। और अभी अपन देखेंगे ग्रीस के कोई ना कोई एम्बेसडर पूरे के पूरे मौर्यन काल में मौजूद रहेंगे। सो दैट इज वन मेजर इंपैक्ट जो आया अलेक्जेंडर के इन्वेजन से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड इन अ संस्कृत प्ले। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, कौन से प्ले में है, इसको अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड याद कीजिए, जब अपन गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, इन दैट आई हैड मेंशन्ड अ प्ले बाय द नेम ऑफ मुद्राक्षसा। यहां पर अपन ने दो प्ले की बात करी थी। एंड इवन दो दिस प्ले इज रिटन इन गुप्ता पीरियड, बट दिस मेंशंस ऑफ मौर्यन पीरियड। कैसे, कौटिल्य और कौटिल्य या विष्णुगुप्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर आखिरी नंदास को ओवरथ्रो किया। तो दिस प्ले मुद्राक्षसा वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता। इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात करी थी, जहां पर लिटरली सोर्सेस ऑफ गुप्ता एम्पायर के बारे में अपन ने डील किया था। अब यदि कभी भी अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द सोर्सेस, क्या सोर्स होते हैं उसके बारे में जिससे अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वन ऑफ द सोर्स जो लिखा गया है वो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके बारे में ऑलरेडी अपन ने बात किया है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ये जो है स्टेट्समैनशिप यानी कि कूटनीति और डिप्लोमेसी के बारे में बात करता है, और ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या टैक्टिक्स अप्लॉय की गई है उनके बारे में डिस्कस करता है। 1904 में पहली बार आर शर्मा शास्त्री ने इन्हें फाइंड किया था और इसे डिस्कवर किया था। और उसके बाद विशाखा दत्ता की जो मुद्राक्षसा है ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेगास्थनीज हु रोट द फेमस treatise Indica about India originally belonged to which country। अब देखिए हुआ क्या था, एक कॉन्टैक्ट लगातार बन चुका था अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद ग्रीस और इंडिया के बीच में। इसी वजह से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और बार ग्रीस आर्मी को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फेस किया था, तब क्या हुआ था, उन्हें हरा दिया था। और इसी वजह से सिलेकस निकेतर के जो एक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, उन्हें चंद्रगुप्त के कोर्ट में यहां पर भेजा गया था। तो ये कौन सी कंट्री के थे, ये इसीलिए ग्रीस कंट्री के थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका।
ये जो बुक है ये पूरा का पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, उस समय की भारत की स्थिति को डिस्क्राइब करती है। हालांकि ये बुक जो है आज की डेट में सरवाइव नहीं कर पाती है ओरिजिनल फॉर्म में, और कुछ शेष ही जो इंस्क्राइब्ड हैं, इधर उधर से इन्फर किए गए हैं, उससे ये इंफॉर्मेशन निकाली गई है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। अब देखिए, इस समय तक वी हैड स्टडीड दैट यहां पर जैनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के दोनों यूपी ईस्ट और मगध यानी कि प्रेजेंट डे बिहार, इन वाले किंगडम्स में ज्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी थी, ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यहीं पर बुद्धा और महावीर ने अपनी मेजर लाइफ स्पेंड करी थी। और ऐसा ही कुछ एक आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के टेन्योर में हुआ, जहां पर इन्होंने जैनिज्म में लेटर ऑन कन्वर्ट कर लिया। और जैनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है सांथार। सांथार में क्या होता है, जब किसी जैन को ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन की सारे दायित्वों से मुक्त हो चुका है और अब उसे इस पूरे की पूरी लाइफ साइकिल, जो एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, उससे मुक्त होना है, तो वो क्या करता है, अपने घर परिवार को छोड़ देता है और वो अल्टीमेटली खाना पीना सब त्याग देते हैं। और वो तब तक ये कंटिन्यू करते हैं जब तक उनकी डेथ ना हो जाती है। ये सुसाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से अपने सोल को मुक्त करना है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है क्लियरली कि सांथार सुसाइड नहीं है, वे बैक इन 2015 या 16। तो दैट इज द बेसिक। तो ऐसा ही कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसा ही किया, इन्होंने संथार अडॉप्ट किया और अपने राजपाट को छोड़कर कर्नाटक की एक जगह श्रवण बेलगोला में चले गए और उसके बाद वहीं पर उनकी डेथ हो गई। कैसे हुई किसी को नहीं पता है। एम्परर अशोका वाज अ सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूरल्स। तो किसके सन थे? तो सबसे पहले आप देखो, इन्होंने स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये स्टार्ट हुआ। इनके जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र जो बने वो अशोका थे, यानी कि अशोका वाज अ सन ऑफ बिंदुसार। अब ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को एक ऐसा कहा गया है कि वाज अ सन ऑफ अ ग्रेट फादर, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और इनका जो पुत्र था वो अशोका था, इसी वजह से एंड द फादर ऑफ अ ग्रेट सन ये कहा गया है। ये भी यदि आप देखोगे इनका टेन्योर 300 BC से थोड़ा सा पहले का टेन्योर है। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, मेगास्थनीस, डिमेशियस and Dionysius were the historians who served ambassadors in the Mauryan court। तो कहाँ के एम्बेसडर थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपन ने देखा है, मेगास्थनीस किसके टेन्योर पे था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य के टेन्योर में। डेमेशियस जो थे ये उनके पुत्र बिंबिसार के टेन्योर में था, बिंदुसार के टेन्योर पे। डायनोसस जो थे ये अशोका के टेन्योर में थे। ये सारे के सारे कहाँ थे? ग्रीक के एम्बेसडर थे जो इंडिया में विजिट किए। तो यानी आप देखो कैसे एक अटैक की वजह से इंडिया और ग्रीस का संबंध इस समय तक कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अशोका वॉज नोन एज अशोका द ग्रेट बिकॉज। क्यों अशोका को कहा जाता था? क्या उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया या ग्रेट कॉन्करर थे इस वजह से? और ही अटेम्प्टेड टू एबॉलिश वॉर। सबसे ज्यादा क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े कॉन्करर थे, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया को पूरा रूल स्टैब्लिश किया था। माइटी यूरोपियन एम्पायर, यदि आप इंडिया का नक्शा देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर ये कुछ इस तरीके से साउथ के कुछ पोर्शंस को छोड़ के ये पूरा का पूरा जो एरिया था अशोका के टेन्योर में आता था, रूल पे आता था। So now the next question is the details of Ashoka's war with Kalinga is given in। तमिलनाडु टेट का क्वेश्चन है, कहां पर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कलिंगा वॉर है ये एक मेजर वॉर है जिसने माना जाता है अशोका की पूरी लाइफ स्टोरी चेंज कर दी। क्योंकि उसके पहले वो भी एक वॉयलेंस को ही बाकी राजाओं की तरह वॉयलेंस को अपनी नीति बनाए हुए थे। बट हुआ क्या, जब कलिंगा वॉर हुआ उन्होंने लोगों को मरते देखा, ये उनका फाइनली एक चेंज का कारण बना। और यहां से आप देखोगे इसके बाद इन्होंने एक नॉन वायलेंस अहिंसा का पाथ अडॉप्ट किया और यहीं से उन्होंने जो अपन ने देखा है रॉक एडिक्ट्स के फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस भी स्टार्ट किए। तो ये जो रॉक एडिक्ट है 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें से कौन से रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर का जिक्र है? तो वो जिक्र है 13th रॉक एडिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ऐसे टोटल में 14 रॉक एडिक्ट हैं। कलिंगा ध्यान रखिएगा, कलिंगा का मतलब होता है पुराना वर्ड है, ये आज के प्रेजेंट डे उड़ीसा को रिजेंबल करता है। बहुत सारे लोग को कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होगा, तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम।
द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धर्म इज, बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्या सेंट्रल पॉइंट है? लॉयल्टी टू द किंग, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट है पीस एंड नॉन वायलेंस, बिल्कुल सही है। रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, सही है। रिलीजियस टॉलरेंस, सही है। नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव, मोर देन अबव। तो बेसिकली इन्होंने क्या धर्म किया था? बुद्धिज्म से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अशोका, और इन्होंने बेसिकली नॉन वायलेंस को अपना मेजर धर्म बना लिया। उन्होंने कहा कि सारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे लोगों को। यदि कोई मास्टर है तो उसे अपने स्लेव्स के साथ दया पूर्व व्यवहार करना चाहिए। इसी तरीके का बेसिकली उन्होंने सारी चीज की है। ब्राह्मणों की इज्जत करो, यदि कोई आम आदमी है तो उसे पंडितों मॉन्क्स की इज्जत करनी चाहिए। इस तरीके का पूरा, जहां पर जो अपन आम भाषा में कहें सिविल बिहेवियर, एटिकेट बिहेवियर या मोरालिटी को इन्होंने अपने धर्म में प्रीच किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बाद क्या होता है? छोटे पेड़ भी आसपास क्या होते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसा कुछ भाषण दिया था राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के मर्डर पे। ऐसा ही इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर रहता है तो उसके कारण छोटे छोटे लीडरशिप ग्रो नहीं हो पाते हैं। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से हियर। तो इसी वजह से कहा जाता है जब अशोका की डेथ हुई तो उसके बाद कोई भी मेजर मौर्यन लीडर नहीं बना था, और इसी वजह से अशोका की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर का पतन शुरू हो चुका था। जब अशोका का डेथ हुई तो उनके दो पुत्र कुणाल और दशरथ, इनके बीच में एम्पायर डिवाइड हो गया। कुणाल को मिला वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर और ईस्टर्न पार्ट मिला दशरथ को। फाइनली ज्यादा दिन तक चला नहीं और खत्म हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये थी मौर्यन एम्पायर की दास्तां। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मौर्यन एम्पायर? ध्यान रखिएगा, पहले जितने भी थे वी डेल्ट डायनेस्टी नॉट एम्पायर। जैसे कि याद कीजिए नंद डायनेस्टी, जितने भी अपन ने किया है वहां डायनेस्टी बोला है, और यहां पर अपन ने शब्द लगाया एम्पायर। एम्पायर दो कारणों से लगाया, क्योंकि यहां पर जो इनकी जो एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ही बड़े एरिया में था, इसीलिए एम्पायर कहा गया। दूसरे तौर पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। यदि आप देखोगे तो इन्होंने, जैसे कि प्रेजेंट डे में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। द मौर्यंस वर द फर्स्ट, उन्होंने एक इलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। इसी वजह से इन्हें कहा गया है एम्पायर, ना कि डायनेस्टी। आप कभी भी मौर्यन डायनेस्टी किसी भी बुक में नहीं लिखा पाओगे इसी के कारण। तो देखते हैं, द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन द मौर्यन एज इज नोन एज। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे आप देखोगे अमात्यास। अमात्यास मतलब कि ये आज की डेट में जो है आईएएस ऑफिसर की तरह होते हैं। यदि आप देखोगे मंत्रीन्स, तो ये तो मिनिस्टर हो गए। इसके अलावा यदि आप देखोगे युक्तास हो गए, तो नॉर्मली जो मंत्री के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं या आईएएस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उन्हें कहते हैं युक्ता। नॉर्मली ये रेवेन्यू में उस समय कहा जाता था, बट जो भी है युक्तास मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर अटैच्ड आइदर टू अमात्यास और मंत्रीस। और तीर्थास मतलब क्या हो गया? जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इसको दिया जाता है। एक तरीके से आप इनको मान सकते हो आज की डेट के सेक्रेटरी जो होते हैं उन्हें कह सकते हो आप तीर्थास। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो तीर्थास अपन ने कर लिया, अमात्यास कर लिया, मंत्रीस युक्तास, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अगेन कुछ ऑफिसर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है, तो ध्यान रखिएगा। अब दिस इज अ ट्रिक विच आई मेड, जब मैं पढ़ता था एग्जाम के लिए तब मैंने याद रखा था कि लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी सरकार के लिए क्या होता है? टैक्स होता है। तो टैक्स के लिए सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट बंदा होगा उसे टैक्स कलेक्शन के लिए एंटाइटल किया जाएगा। इसी वजह से टैक्स के लिए जो ऑफिसर का इंचार्ज किया जाएगा है उसे कहा जाता है समर्थ। समर्थ यानी क्या होता है? जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। टैक्स के लिए हमेशा जो ऑफिसर कहलाता है वो समर्थ कहलाता है, ध्यान रखिएगा। दिस वॉज अ लिटिल ट्रिक विच आई यूज्ड। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो अपन देख लेते हैं। देखो जैसे न्यायाध्यक्ष, न्यायाधीश, दिस इज एक्चुअली न्याय अध्यक्ष, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ, सॉरी दिस वुड बी नॉट शिप, दिस वुड बी क्रिमिनल कोर्ट। यदि कोई क्रिमिनल कोर्ट का जो फाइनली चीफ जस्टिस रहता है उसे न्याय अध्यक्ष बोलते हैं। वहीं व्यवहार
अहारिका, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, ये उसके हो गए। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, समर्थ अपन ने ऑलरेडी कर लिया, जो टैक्स को एफिशिएंटली कलेक्ट करते हैं। गोपा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख लो समर्थ अध्यक्ष, यानी कि ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट है, इसके अलावा हो गया। फिर शुल्क अध्यक्ष, शुल्क मतलब क्या होता है, टैक्स, तो जो टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को कहा जाता है शुल्क अध्यक्ष। ब्रेक कर लीजिएगा, हिंदी में समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर याद आता है सनी आधात, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। थोड़ा सा मैक्सिमम इजी है, एक आध दो टर्म्स यदि आपको नहीं पते होंगे तो हो सकता है वो इशू क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ड्यूरिंग द मौर्यन रेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसिडर्ड एज गोल्ड माइन हब इन कर्नाटक। तो जो 4 मेजर प्रोविंसेस थे उसमें में से एक जो प्रोविंस था, नाम से ही आपको समझ में आता है, स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता था। यहां से गोल्ड एक्सट्रैक्शन किया जाता था मौर्यन एम्पायर के समय, इसी वजह से ये था। जो चारों नाम हैं ये चारों एक्चुअली प्रोविंस हैं, तक्षशिला, तोशिला, उज्जैन, ये सारे के सारे जो प्रोविंसेस हैं एग्जिस्ट करते थे मौर्यन एम्पायर के। जो प्रोविंसेस थे इन्हें नॉर्मली एक जो प्रोविंशियल हेड रहता था, एक नोबल जो फैमिली से बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली से, उन्हें असाइन कर दिया जाता था और वो इसमें टैक्स कलेक्शन प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते थे। ये एक बेसिक काम था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन ने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा है, जो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उन्होंने बुक लिखा था इंडिका। उस बुक में जिक्र था कि 6 कमिटीज थी जो क्या करते थे, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटेन करते थे। वो कमिटी क्या थी, इंडस्ट्रीज को रिलेशन में थी, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर एंड सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। इस तरीके का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के लिए भी एक कमेटी थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा एम्पायर पहला एक ऐसा था इंडिया में जहां पर सेंसस रेगुलर वे में कंडक्ट किया जाता था। जब तक मौर्यन एम्पायर था, रेगुलर में सेंट्रलाइज्ड मैनर में सेंसस रेगुलर कंडक्ट किया जाता था। कैसे पतन हुआ, फिर माना जाता है अलग अलग कॉसेस है। क्या अशोका के बाद वीक सक्सेसर आए, एक रीजन हो सकता था। सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि अगेन रिसोर्सफुलनेस कम हो गई, ये हो सकता है। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करने की वजह से, नॉन वायलेंस को प्रीच करने की वजह से, इतने बड़े एम्पायर को स्टैंड होल्ड करने के लिए अशोका जैसा कोई लीडर नहीं था, और बिना वायलेंस के क्या हुआ, जब अशोका की डेथ हुई उनके बाद उतना कमांडिंग कोई किंग नहीं रहा, इसी वजह से उस किंगडम का कोलैप्स हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या क्या एंशिएंट इंडिया में डेवलपमेंट हुए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।